नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग, शुभ संध्या। 10 कदम एक ऐसी श्रृंखला है जिसके अंतर्गत पिछले 8 से 10 साल में जितने भी प्रतियोगी एग्जाम हुए हैं, विविध क्षेत्रों के जो वनडे एग्जाम आपके हुए हैं, और इन परीक्षाओं में जितने भी सामान्य अध्ययन से प्रश्न आपके पूछे गए हैं उनका कलेक्शन होता है। 15 से 20 मिनट का ये वीडियो होगा और जिसके अंतर्गत इन प्रश्नों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। देखने में इनकी संख्या आपको 10 से 15 लग सकती है, लेकिन वीडियो को यदि आप अंत तक देखते हैं तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि इनका जो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन है, लगभग 25 से 30 प्रश्न आपके यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको देता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कोरोना काल हमारे लिए, आपके लिए बहुत ही दुखदायी समय था। लगभग 1 से डेढ़ वर्ष का समय बहुत ही सबको विषम परिस्थितियां देके गया है। अब जो है इससे उबरने की प्रक्रिया आपकी चल रही है। प्रश्न आपसे पूछा गया है, कोरोना काल के दौरान किस राज्य सरकार के द्वारा आयुष कवच ऐप, है ना, किस राज्य सरकार के द्वारा आयुष कवच ऐप एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था? उद्देश्य क्या था? कोरोना के विस्तार को रोकना, है ना। सामान्य लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए इस एप्लीकेशन का निर्माण किया गया था। और किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया था तो बता दीजिएगा। उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, कोरोना काल के दौरान जितने भी आपकी योजनाएं बनी हैं या जितने भी आपके एप्लीकेशन या पोर्टल आपके लॉन्च हुए हैं, उन सबको एक जगह एकत्र करिएगा, उनका रिवीजन करिएगा, क्योंकि कोरोना काल से निश्चित रूप से जो है इस प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बनने की पूरी संभावना होगी, है ना। आइए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। सबसे अधिक वर्षा में अगर आपसे पूछूं, आप बताएंगे मासिन राम, है ना। भारत में सर्वाधिक बारिश कहाँ पे होती है? मासिन राम, मेघालय में। और अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे जो पूछा गया है, सबसे कम बारिश वाला स्थान कहाँ पर है तो बता दीजिएगा लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह में जो है भारत की सबसे कम बारिश होती है। और लेह के बारे में कुछ चीजें आप और ध्यान रखिएगा। लद्दाख एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अस्तित्व या जिसका निर्माण अभी 2 साल पहले हुआ था। 31 अक्टूबर सन 2019 को ये जो प्रदेश है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया था। केवल 2 जिले यहाँ पे हैं, एक तो लेह है और एक आपका कारगिल है ना। लेह जो कि सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है, और कारगिल जहाँ पे एंथ्रासाइट कोयला का भंडार पाया जाता है। लेह आपसे पूछा गया है कि सबसे कम बारिश वाला स्थान कहाँ पे है, तो लेह आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोग के लिए। दुधवा नेशनल पार्क, इसको जो है आप ट्रिपल स्टार की श्रेणी में रखिएगा। 3 स्टार वाला क्वेश्चन है। पूछा गया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है ना। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? जाहिर से उत्तर है आपके यहाँ पे भी क्या होगा, उत्तर प्रदेश में इसकी लोकेशन है। और अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में है तो बताइएगा लखीमपुर खीरी, है ना। लखीमपुर खीरी नेपाल का बॉर्डर है, और यह जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, जहां पे आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ना। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, पूरे भारतवर्ष की अगर बात करिएगा, पूरे भारतवर्ष में कुल नेशनल पार्क की संख्या 107, 107 राष्ट्रीय उद्यान पूरे भारतवर्ष में आपको मिलते हैं। और उसमें से केवल एकमात्र नेशनल पार्क आपका उत्तर प्रदेश में है, और वह कौन सा है? यही है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, आपका उत्तर होगा, ठीक है। तो ये सब फैक्ट हैं, सब चीजें हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के आगे पीछे जितनी भी चीजें आपकी प्रश्न बन सकती हैं वो हमने आपको बता दिया है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है, कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। और किस मतलब कहाँ पे स्थित है लखीमपुर खीरी बता दीजिएगा। और यहाँ पे एकमात्र होगा यूपी का। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि से दक्षिण एशिया का, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की ही दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? प्रश्न थोड़ा सा विचलित करने वाला होगा आप लोग के लिए। अगर थोड़ा डीपली अगर आप नहीं पढ़े हैं, समस्या आपको यहाँ पे हो सकती है। पूछा गया है
कि दक्षिण एशिया का चाहे क्षेत्रफल हो चाहे जनसंख्या हो, दोनों ही देश सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दक्षिण एशिया में देखिए कौन कौन से देश आते हैं, भारत और जितने भी उसके समीपवर्ती जो आपके पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, सॉरी म्यांमार आपका नहीं आएगा, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, उसके बाद नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है ना। ये ऐसे देश हैं जो कि दक्षिण एशिया में आते हैं। और पूछा गया कि दक्षिण एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? नो डाउट आपका उत्तर यहाँ पे हो जाना चाहिए, आपका अपना देश यानी भारत। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर देश आपसे पूछा जाए, उत्तर बताइएगा इंडिया, भारत, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत की तटरेखा के साथ कुल कितने महासागर स्पर्श करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोग के लिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और लगभग मान के चलिएगा कि 60-70% विद्यार्थी जो है इस प्रश्न को गलत करने जा रहे हैं। मैंने पूछा क्या है, भारत के साथ कुल कितने महासागर स्पर्श करते हैं? आपने भारत का मैप देखा है और आपको ये भी मालूम है कि भारत जो है, दक्षिण भारत का जो पोर्शन है 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है ना। पश्चिम में भी है, पूर्व में भी जल है और दक्षिण में भी जल है। मैक्सिमम जो लड़के हैं, विद्यार्थी हैं, इसका उत्तर बताएंगे 3 महासागर, है ना, क्योंकि भारत 3 तरफ से घिरा हुआ है। लेकिन अगर आप इसका 3 उत्तर बताते हैं, निश्चित रूप से आप गलत होंगे। हमने पूछा क्या है, पूछा यहाँ पे क्या गया है कि भारत की जो तटरेखा है कितने महासागरों से स्पर्श करती है। महासागर की संख्या आपसे पूछी गई है ना, और केवल एक महासागर स्पर्श करता है, कौन सा होगा? एक महासागर, और कौन सा महासागर है तो बता दीजिएगा, इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर। हिंद महासागर के अलावा भारत की सीमा किसी भी महासागर को स्पर्श नहीं करती है। तो यदि आप इसका उत्तर 3 समझ रहे थे या 3 बता रहे थे तो निश्चित रूप से आप गलत होंगे। केवल एक महासागर भारत को स्पर्श करता है, कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर। जितने महासागर हैं विश्व में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है चौरी चौरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए भी होगा, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए होगा चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा आपका किस स्थान पर है पूछा गया है ना। चौरी चौरा किस प्रदेश में स्थित है? बहुत ही पॉपुलर स्थान है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना हमेशा रहती है। किस प्रदेश में स्थित है बताइएगा। तो चौरी चौरा आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश। यूपी स्पेशल के इसमें क्वेश्चन ज्यादा आ गए हैं ना, इस सीरीज में उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन ज्यादा आ गए हैं। फिलहाल कोई बात नहीं है, इनका कलेक्शन तैयार करिएगा, रिवीजन करके जाइएगा, निश्चित रूप से आप फायदे में रहेंगे। चौरी चौरा नामक स्थान किस राज्य में स्थित है ये आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश बताइएगा। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में लोकेशन है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में है बता दीजिएगा, गोरखपुर, है ना। गोरखपुर। बहुत ही फेमस घटना यहाँ पे हुई थी 5 फरवरी, है ना। 5 फरवरी सन 1922 को अनियंत्रित भीड़ ने एक थाने में बंद कर 40 से 50 पुलिस कर्मियों को बंद कर दिया था एक कमरे में और उसमें आग लगा दी थी, है ना। सभी लोग मारे गए थे और यही घटना जो है चौरी चौरा कांड के नाम से भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध हो गई थी। यह चौरी चौरा आपको गोरखपुर में पड़ता है और गोरखपुर आपका कहाँ पे है तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और गोरखपुर के बारे में मैं एक चीज आपको और बता दूं कि गोरखपुर में ही विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म स्थित है वर्तमान समय में, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे अगर मैं पूछूं तो आपको बताना होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको भी लेके चलिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक कई बार आपसे पूछा गया है, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन की स्थापना, है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी पूछा गया है। 1939 में 1939 में इसकी स्थापना हुई थी और किसके द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, है ना। 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इस संगठन की स्थापना की गई थी। 1938, है ना, 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था इन्होंने और 1939 में दोबारा चुने गए थे। लेकिन चूंकि महात्मा गांधी जी इनको अध्यक्ष बनाने की फेवर में नहीं थे, इन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनी, अध्यक्ष पद को इस्तीफा दिया और साथ ही साथ इन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और उसी वर्ष 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की इन्होंने स्थापना कर दी थी, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि किस तिथि को मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस, रियल क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इसको आप जरूर नोट करिएगा। ऐसे क्वेश्चन हैं जो मेरिट को डिमेरिट करते हैं। अगर आपको आते हैं तब तो ठीक है और नहीं आएगा तो निश्चित रूप से आप 1000 रैंक नीचे जाएंगे। मुस्लिम लीग के द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था बता दीजिएगा। 22 दिसंबर, है ना,
22 दिसंबर सन 1939 यह तिथि थी जबकि मुस्लिम लीग के द्वारा जो है मुक्ति दिवस मनाया गया था। क्यों मनाया गया था? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जितने भी कांग्रेस प्रशासित राज्य थे वहां से सामूहिक रूप से कांग्रेस ने क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। और चूंकि मुस्लिम लीग को ऐसा आभास हुआ कि जो आपका भारतीय समाज है या भारत है कांग्रेस से मुक्त हो गया है, और यही कारण है कि मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर को क्या किया था, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला दिया गया, भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ है। सब जो है चुनिंदा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज का कुछ सेशन ही ऐसा है कि जिसको आप चाह कर भी स्किप नहीं कर पाएंगे, छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि सब एक से बढ़कर एक प्रश्न है, हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। केवल एक बार बताइएगा, है ना, केवल एक बार जो है आपका संशोधन हुआ था। और कब हुआ था? तो 1976, है ना, 1976 के 42वें अमेंडमेंट में ये संशोधन किया गया था। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को जो है जोड़ा गया था इस संशोधन में, है ना। तो पूछा था कितने बार हुआ है, केवल एक बार बताइएगा। कब हुआ है? 1976 में हुआ है। किस अमेंडमेंट के द्वारा? 42वां अमेंडमेंट। और किस समिति के प्रस्ताव पर हुआ था? तो बता दीजिएगा। यही है काम सरदार स्वर्ण सिंह समिति, है ना। तो इतनी चीजें हैं आपके संविधान से पूछी जाती हैं। संविधान की भाषा की अगर बात करिए तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और संविधान की उद्देशिका की जो विचार लिए गए हैं वह कहाँ से लिए गए? संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो जितने भी इस संविधान की उद्देशिका के ऑल अराउंड प्रश्न आपके बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, सबको नोट कर लीजिएगा, निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस अनुच्छेद में समान सिविल नागरिकता का प्रावधान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा। कितने इंपॉर्टेंट चीजें मिल रही हैं सब, इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं, है ना। समान सिविल नागरिकता, ऐसा ना हो कि इसको आप वीडियो को ना देखें और अंत में आपको पछताना पड़ जाए, है ना। हो सकता है किसी में से कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। समान सिविल नागरिकता डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से लेकर 51 भाग 4, है ना। भारतीय संविधान का भाग 4 36 से लेकर 51 में है, और अनुच्छेद 44 कहता है समान सिविल नागरिकता के बारे में, है ना। समान सिविल नागरिकता अनुच्छेद 44 नीति निर्देशक तत्वों के अधीन यह आपका अनुच्छेद आएगा। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, श्वेत क्रांति के जनक। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? 2-3 क्रांतियां ऐसी हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक तो हरित क्रांति आपसे पूछा जाता है, एक श्वेत क्रांति पूछा जाता है, एक भूरी क्रांति पूछी जाती है ना। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन संबंधित है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। और जनक की बात हो रही है तो बताइएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन, गुजरात से संबंधित है। और इनका उद्देश्य ये था कि भारत में दूध का इतना अधिक प्रोडक्शन किया जाए, इतना अधिक उत्पादन किया जाए कि चारों तरफ दूध की बाढ़ आ जाए, है ना। तो इसको आपको ध्यान देना होगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। वर्गीज कुरियन आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस देश को आप मध्यरात्रि के सूर्य के देश के रूप में भी जानते हैं? एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोग के लिए। पूछा गया है किस देश को मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा गया है? यूरोपीय देश है, और यूरोपीय देश का नाम होगा नॉर्वे। यूरोपीय देश नॉर्वे, जहां 21 जून के दिन, है ना, 21 जून के दिन जो है वह आपका क्या होता है? हाँ, 21 जून के दिन मध्यरात्रि को भी रात के 12 बज जाएगा, 1 बज जाएगा, 2 बज जाएगा, तब भी जो है सूर्य देवता के दर्शन होते हैं, केवल एक दिन के लिए, है। तो मध्यरात्रि का सूर्य का देश नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होती है? अटॉर्नी जनरल कहिएगा, अटॉर्नी जनरल कह लीजिए, या फिर इसी को आप कहते हैं महान्यायवादी, है ना। अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी के रूप में नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 76 बता दीजिएगा। भारत के राष्ट्रपति, है ना, अनुच्छेद 76 भारत के राष्ट्रपति को अधिकार है कि 76 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा। तो अनुच्छेद 76 यहाँ पे उत्तर सही होगा। वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी कौन है? अटॉर्नी जनरल कौन है? कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, है ना। सबसे अंतिम क्वेश्चन इस सेशन का जो आपका होगा कि राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंगों का प्रयोग किया गया है? बताइए, राष्ट्रीय ध्वज में
कितने रंगों का प्रयोग किया गया है? आप कहेंगे केवल 3, है ना, केवल 3 कहेंगे, लेकिन आप गलत होंगे। तिरंगा कहा जाता है, 3 रंगा कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे कितने रंगों का प्रयोग हुआ है? तो 4 रंग बताइएगा, है ना, 4 रंगों का प्रयोग हुआ है। और 4 रंग का आपके हैं कौन कौन से? एक केसरिया है, एक सफ़ेद है, एक हरा है। ये 3 तो आपके 3 पट्टियाँ, समानांतर पट्टियाँ हैं। और सफ़ेद रंग की पट्टी में 24 तीलियों वाला एक चक्र भी बना होता है, और वह चक्र किस रंग का होता है? तो आप बताएंगे नीले कलर का। प्रश्न मैंने क्या पूछा है कि भारतीय ध्वज में कितने रंगों का प्रयोग हुआ है? 3 रंग बताएंगे, उत्तर गलत होगा, केवल 4 बताइएगा। 4 कौन कौन से? केसरिया, सफ़ेद, हरा और नीला, है ना। तो ये रहा एक बेहतरीन सेशन। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि यह वीडियो वहां तक पहुंचे जिसको वास्तव में इस वीडियो की ज़रूरत है। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। ऐसे ही बेहतरीन क्लास के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए।